हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है। और सबसे पहले आप सभी को हम ये इन्फॉर्मेशन बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और डेली हम सेकेंड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं शांति के नोट से हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस शांति के नोट्स के, तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक है जो कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टेप बाय स्टेप वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन की क्या परिभाषा होती है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, यानी जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के क्रमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। सेकंड प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण तथा CO2 का अवकरण यानी रिडक्शन होता है और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताइए। देखिए, BTC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि समीकरण भी पूछ देता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण हो जाता है 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल प्रकाश यानी जो इससे बनता है यानी C6H12O6 प्लस CH2O प्लस C6O2। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि तरल संयोजी उत्तक के उदाहरण बताइए, यानी तरल संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण जो होता है रक्त तथा लसिका। अगला फिफ्थ प्रश्न है कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए। शरीर के लिए हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन का क्या महत्व है। उत्सर्जन का महत्व शरीर में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, सम एसिटिक बनाए रखना, उत्सर्जित पदार्थों की आवश्यक मात्रा को शरीर में बनाए रखना। तो ये उत्सर्जन के महत्व हैं, क्योंकि उत्सर्जन जो डिफिनीशन है शरीर के हानिकारक जितने भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि गैर-नॉन पोटोमीटर का क्या कार्य है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करना। अगला 8 प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का विघटन होता है तथा O2 मुक्त होती है, किस वैज्ञानिक ने बताया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का विघटन होता है तथा O2 मुक्त होती है, किस वैज्ञानिक ने बताया। तो हिल एवं स्कोरिसब्रिक, ठीक है, इसी ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का विघटन होता है तथा O2 मुक्त होता है। थोड़ा नाम अजीब है तो आप याद कर सकते हो, ओनली हिल एवं स्कोरी, इस तरीके से भी, या इस ब्रक, ठीक, अलग अलग करके स्कारी या इस ब्रक। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त O2 का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 जल से मुक्त होती है। 10 प्रश्न है कि तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते हैं धूप में बुलबुले उठाई देखते हैं, क्या कारण है। तो जलीय पादपों में यानी जो पौधे जल में रहते हैं प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप मुक्त O2 बुलबुलों के रूप में जल से निकलती दिखाई देती है।
तो ये इस लेसन का अति लघु खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट लेसन का अति लघु डिस्कस करते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है 206 है। पाचन में सहायक कोई 2 अंगों के नाम बताइए। तो पाचन में सहायक 2 अंगों के नाम आमाशय और छोटी आंत हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो संवेदनाओं को अनुभव करना, इच्छा एवं संकल्पना करना, स्मरण करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, मनोविकारी आदि, ये सभी क्या है? मस्तिष्क के कार्य हैं। अगला जो प्रश्न है कि बड़ी आंत की लंबाई बताइए। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। फिफ्थ प्रश्न है कि यकृत का क्या कार्य है? यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर उसका संग्रह करता है, यही यकृत का कार्य होता है। यानी जो यकृत होता है आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर उसका संग्रह करता है, यह यकृत करता है। अगला जो 6 प्रश्न है कि युवा पुरुष का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो युवा पुरुष का हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जित पदार्थों के नाम बताइए। उत्सर्जित पदार्थों के नाम विष्ठा, कार्बन डाइऑक्साइड और मूत्र। पैर में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम बताइए, यानी पैर में पाए जाने वाली हड्डियों का क्या क्या नाम है? तो इसमें जो पैर में पाई जाने वाली हड्डियां होती है, इसमें जिसमें आपका नाम फीमर, ठीक है, उसके बाद पटेला, टांग, उसके बाद देखिए टीबिया, फिबुला, टखना में फिर टॉर्सल अस्थिया, फिर देखिए यहाँ पे पैर एवं अंगुलियां, मेटा, टॉर्सल अस्थिया, फिर लेनिज। तो ये सभी क्या है? पैर में पाए जाने वाली अस्थियों का नाम है। तो जांघ में फीमर पाया जाता है, ठीक है, पटेला पाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें, टांग हो गया, टीबिया हो गया, फिब्यूला हो गया, ठीक है, टखना, टॉर्सल अस्थिया, पैर एवं अंगुलियां, मेटा, टॉर्सल अस्थिया, फेलन, लेनिज। अगला जो प्रश्न है कि यकृत के 2 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो यकृत की कोशिकाएं पित्त रस स्रावित, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को अभी हमने डिस्कस किया ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करना, तथा आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज की मतलब ग्लूकोज को मुक्त करना। 10 प्रश्न है कि हार्मोन्स किन्हें कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए गए रस को ही हार्मोन्स कहते हैं। यानी जो हार्मोन्स का जो निर्माण होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है और उसी रस को हम हार्मोन्स कहते हैं। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो हृदय रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। रक्त कणिकाएं कितनी तरह की होती हैं? तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। 13 प्रश्न है कि जांघ की अस्थि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और यहाँ ये कहाँ स्थित होती है? तो जांघ की हड्डी होती है फीमर। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जांघ की अस्थि का नाम लिखिए, तो जिसमें आंसर हो जाएगा फीमर। अगला प्रश्न है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम होता है ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी एंड एस से सिंड्रोम। यानी एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और हिंदी में जो इसका नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। अगला प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज जो की थी इवानोवस्की ने की थी। तीसरा प्रश्न है कि डेयरी उद्योग में जीवाणुओं का महत्व बताइए। तो जीवाणु से दूध, दही, पनीर, मक्खन बनाने में सहायता मिलता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस जीवाणु के द्वारा ही जो दूध से दही बनता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या है? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? सूक्ष्म जीवों के उपापचयी उत्पादन जो अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये जितने भी इस लेसन का जो अति लघु प्रश्न है हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको याद होंगे, ठीक है। तो प्रतिजैविक पदार्थ क्या है और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो सूक्ष्म जीवों के उपापचयी उत्पादन जो अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं प्रतिजैविक पदार्थ कहलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
1929 में पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि मृत परजीवी जीवाणुओं में पोषण को समझाइए। तो मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि सहजीवी जीवाणु की विशेषता 100 उदाहरण बताइए। तो सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधे की जड़ की ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु पौधे से अपने लिए भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है और वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करता है। अगला 7 प्रश्न है कि जीवाणु कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले रसायन का नाम बताइए। तो जीवाणु कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला रसायन का नाम एमिनो शर्करा, एमिनो अम्ल, काइजिन आदि से बनी होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया नाम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो बैक्टीरिया नाम का प्रतिपादन एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में किया था। अगला जो प्रश्न है कि टिटनेस रोग के जीवाणु का नाम बताइए। तो टिटनेस रोग की जीवाणु का जो नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। 10 प्रश्न है कि साधारण शर्करा के घोल में जीवाणु पनपते हैं परंतु जैम तथा जेली में क्यों नहीं पनपते? इसका आंसर होगा साधारण शर्करा के घोल को जीवाणु अवशोषित करके उसका किण्वन करते हैं और जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैम और जेली की सांद्रता अधिक होने के कारण जीवाणु का जीव द्रव्य कुंचन होने के कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और इस कारण जैम तथा जेली नष्ट नहीं होती है। अगला जो 11 नंबर प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इस विधि द्वारा दूध को संरक्षित किया जाता है। दूध को 15 सेकंड तक 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप अथवा 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करते हैं और इससे दूध के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता। इसी को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि शरीर के लिए विटामिन की आवश्यकता को समझाइए। तो विभिन्न विटामिनों का शरीर में विशेष महत्व है। इसका प्रमुख कार्य शरीर में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न करना है। ये शरीर की पाचन क्रिया तथा स्नायु क्रिया को भी शक्ति प्रदान करते हैं। इनके अभाव में शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा शरीर का विकास भी रुक जाता है। अगला प्रश्न है 14 की विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो विटामिन ई की कमी से रोग, इस विटामिन की कमी से स्त्री पुरुषों की संतान उत्पत्ति शक्ति में कमी, स्त्रियों में बाझपन, गर्भपात, पुरुषों में नपुंसकता की आशंका आदि रोग हो जाते हैं विटामिन ई की कमी से। अगला 15 प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित आदतें बताइए। तो स्वास्थ्य से संबंधी अच्छी आदतें जिसमें बाढ़ बटने पूर्ण आरोग्य के 8 गुण का वर्णन किया है। नित्य हितकारी आहार विहार करने वाला, देखभाल एवं सोच विचार कर काम करने वाला, विषयों में आसक्त पुरुष, दाता, समदर्शी, सत्य बोलने वाला, क्षमा करने वाला, बुद्धिमानों की संगति करने वाला पूर्ण स्वास्थ्य रहता है। यानी ये सभी क्या है? अच्छे स्वास्थ्य संबंधी आदतें हैं। तो आई होप कि आपके भी ऐसे आदत होंगे, अगर नहीं है तो आप इसको अपना लीजिएगा। ठीक है। अगला 16 प्रश्न है कि संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं? तो जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से लग जाता है तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। फिलहाल जैसे कि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी एग्जाम्पल दिया था कि आप सभी को पता है कि इस वर्तमान स्थिति में जो अभी, क्योंकि जितना भी लॉकडाउन लगा है, जो वैश्विक महामारी फैली है, क्या है? संक्रामक रोग है। तो यानी जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से लग जाता है तो उसे ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। यह जब अप्रत्यक्ष रूप या किसी के माध्यम से लग जाता है, जैसे कीटाणु, जल, वायु एवं भोजन आदि के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, तो इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। 17 प्रश्न है कि जीवाणु से प्राप्त एक प्रतिजैविक का नाम बताइए। तो जीवाणु से प्राप्त एक प्रतिजैविक का नाम जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेलिन का नाम आ जाता है। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन जिबरेलिन किससे प्राप्त होता है?
तो पादप हार्मोन जिब्रेलिन फ्यूजेरियम कवक से प्राप्त होता है। 19 प्रश्न है कि विष संक्रमण का क्या अर्थ है? तो विष संक्रमण का अर्थ वस्तुओं में ही जीवाणु को नष्ट कर देना। जिन पदार्थों द्वारा विष संक्रमण किया जाता है उन्हें विष संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुल साइंस के अति लघु उत्तर प्रश्न थे। और देखिए फ्रेंड्स, साइंस अगर आपको याद करना है तो इसी लैंग्वेज में याद करना होगा, क्योंकि अगर मैं साधारण लैंग्वेज में आप सभी को बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और 1 से 2 लाइन लिखना होता है, तो उसमें अगर आप मतलब इधर का उधर लिखेंगे बना के तो फिर नंबर जो होता है कट जाता है। ठीक है, तो आप साइंस के लैंग्वेज में ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।